हेलो स्टूडेंट्स, आज से आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का एमसीक्यू क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कराने जा रहे हैं। आज हम सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप अपना क्वेश्चन को मिलाइएगा स्क्रीन पर से। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। आप जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो सॉल्यूट के नंबर्स ऑफ मोल पर डिपेंड करता है, न कि उसके नेचर पर डिपेंड करता है। उसी को कहा जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आप जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने होते हैं? 4 होते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ होता है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है, अपना बोर्ड पर से मिलाइएगा। ऑप्शन ए में वेपर प्रेशर, बी है ऑस्मोटिक प्रेशर, सी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और डी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो इसमें से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाता है आपका करेक्ट आंसर, जिसका नाम है क्या, वेपर प्रेशर। जो वेपर प्रेशर होता है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। ठीक है, यानी वेपर प्रेशर आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है अर्हेनियस इक्वेशन इज। इसमें से अर्हेनियस इक्वेशन क्या है? ऑप्शन ए है k इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ऑप्शन बी है k इज इक्वल टू ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ऑप्शन सी है k इज इक्वल टू ए इंटू ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ऑप्शन डी है k इज इक्वल टू ई का पावर ई ए बाई आर टी। तो आप जानते हैं अर्हेनियस इक्वेशन जो होता है, अर्हेनियस इक्वेशन जो होता है क्या होता है, k इज इक्वल टू ए इंटू ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये होता है आपका अर्हेनियस इक्वेशन। तो आप देखिए कौन सा आंसर सही हो जाता है। तो आपका ऑप्शन ए में देखिएगा, k इज इक्वल टू माइनस k इज इक्वल टू ए इंटू ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी परफेक्ट है। समझ में आया बच्चों? अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। आप वीडियो को पॉज कर करके पहले खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, उसके बाद देखिएगा हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 3 बोल रहा है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। यानी रेट कांस्टेंट का यूनिट बताना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या हो जाएगा रेट कांस्टेंट का? ऐसा तो हम बता देते हैं, इसका पहले ऑप्शन बता देते हैं क्या है। ऑप्शन ए में है टाइम इनवर्स, ऑप्शन बी में है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन सी है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन डी है लीटर मोल 2 इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। तो ऑप्शन ऐसा तो इसका ए सही हो जाएगा, लेकिन आपको हर ऑर्डर के लिए कैसे निकालने के लिए बताए हैं रेट कांस्टेंट का यूनिट। आपको बताए हैं क्या, मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर n क्या है, वेयर n क्या है, वेयर n जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब यहाँ पर बात कर रहा है, जैसा हम बात करेंगे क्या, जैसे क्वेश्चन में भी बात कर रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा। मतलब फर्स्ट ऑर्डर का बात कर रहे हैं, एन का मान कितना हो जाएगा 1, तो रख दीजिए एन की जगह 1। तो मोल इंटू लीटर इनवर्स का पावर
1 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, ये पूरा जीरो हो जाएगा। किसी भी चीज़ पर पावर जीरो तो क्या हो जाता है 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, मतलब क्या सेकेंड इनवर्स। देखिए आपका ये ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन ए में है टाइम इनवर्स। तो आप जानते हैं सेकंड जो होता है टाइम का ही तो यूनिट है, यानी यहाँ टाइम सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, ईयर में भी हो सकता है, वीक में भी हो सकता है, मंथ में भी हो सकता है। ठीक है, यानी यहाँ पर टाइम इनवर्स भी लिख सकते हैं। आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ऑप्शन में हो सकता है सेकंड इनवर्स रहेगा या टाइम इनवर्स रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, नोट करते रहिएगा वीडियो को पॉज कर करके। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, मोलरिटी इज एक्सप्रेस्ड इन, मोलरिटी को किस में एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, यानी मोलरिटी का एसआई यूनिट पूछा जा रहा है बच्चों यहाँ पर, है ना। तो मोलरिटी का यूनिट होता है मोलरिटी, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन से है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। ठीक है, या इसी को कहा जाता है, इसको मोल पर लीटर लिखेंगे या मोलर कहा जाएगा, सिर्फ बड़ा वाला एम से लिखेंगे। एक होता है मोलरिटी, मोलरिटी इसका जो यूनिट होता है मोल पर केजी। ठीक है, या इसको बोलते हैं मोलल, छोटा वाला एम से इसको लिखेंगे, है कि नहीं। ठीक है ना बच्चों, ओके। देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन 5 बोल रहा है द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज प्रोपोर्शनल टू, यानी सॉल्यूशन का जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पी नोट ऑफ सॉल्वेंट माइनस पी टी यानी टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय पी नोट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है। क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, सॉल्यूट। यानी यहाँ ऑप्शन ए देख रहे हैं क्या, अच्छा यहाँ पर ऑप्शन है आपका, ऑप्शन दूसरा है वह मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या नॉर्मलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप देख सकते हैं जो रिलेटिव लोअरिंग है इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन का क्या हुआ, प्रोपोर्शनल हुआ। यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा रहेगा तो रिलेटिव लोअरिंग का भी वैल्यू भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, व्हाट मास ऑफ इथेनॉल इज एडेड टू 1.0 kg वाटर टू हैव 0.1 मोलर सॉल्यूशन। यानी यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करिएगा, तो क्वेश्चन रीड करेंगे तो यहाँ डाटा पहले क्या करिएगा, डाटा को लिख लीजिएगा। न्यूमेरिकल बनाने का तरीका है, पहले डाटा जो रहेगा वो डाटा को लिखते चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ जो डाटा दिया गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा व्हाट मास ऑफ इथेनॉल इज एडेड, यानी कितना इथेनॉल का मास ऐड किया जाएगा, यानी वेट ऑफ इथेनॉल कितना होगा, C2H5OH का मास बताना है, यानी x मान लेते हैं, लेट। ठीक है, फिर बोल रहा है एडेड टू 1.0 kg ऑफ वाटर, यानी वेट ऑफ वाटर दिया गया है 1 kg। इसको अगर ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा।
अब यहाँ पर आपको क्लियर ये करना है कि सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है। तो जो घुलता है उसे सॉल्यूट कहते हैं और जो घुलाता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। तो पानी में इथेनॉल घुल रहा है तो इथेनॉल हो गया सॉल्यूट और वाटर हो गया क्या, सॉल्वेंट। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 मोलर है। तो 0 यानी मोलालिटी दिया गया कि छोटा वाला जो एम होता है वो मोलालिटी का यूनिट होता है। किसका होता है, मोलालिटी। तो मोलालिटी दिया गया है, मोलालिटी कितना है, 0.1 मोलल है। ठीक है ना। तो यहाँ से आपको बताना है क्या कि वेट ऑफ इथेनॉल क्या हो जाएगा। अच्छा हाँ, तो इथेनॉल का फॉर्मूला दिया गया है, उससे इथेनॉल का मोलर मास निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि फॉर्मूला में यूज होगा। तो ये मोलर मास निकालने के लिए आपको पता होगा सब एटम के एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे तो उस मॉलिक्यूल्स का मोलर मास निकल जाता है। तो कार्बन यहाँ 2 है तो 2 गुने 1 कार्बन का होता है मास 12, हाइड्रोजन 6 है तो प्लस 6 इंटू 1 हाइड्रोजन का मास होता है 1, प्लस ऑक्सीजन 1 है और 1 ऑक्सीजन का मास होता है 16। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 24 आ जाएगा, 6 और क्या 16, टोटल हो गया 46 ग्राम पर मोल। ओके, अब यहाँ पर वेट ऑफ इथेनॉल पूछ रहा है। तो इथेनॉल का वेट निकालेंगे तो क्या करना होगा, उसके लिए मोलालिटी दिया गया है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। कैसे होता है मोलालिटी का फॉर्मूला, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या है, C2H5OH अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या है, H2O इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, इथेनॉल है, यानी C2H5 क्या OH। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए सब चीज़ दिया गया होगा, वेट ऑफ इथेनॉल निकालना है। मोलालिटी आपका कितना है 0.1 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट मान लिया X अपॉन वेट ऑफ H2O दिया गया है 1000 ग्राम इंटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ इथेनॉल कितना है, कितने यहाँ है 46। समझ रहा है ना। चलिए यहाँ देखिएगा, अब यहाँ से X की वैल्यू निकालेंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा क्या 1 0, 1 0 से 1 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ 2 0 से ऐसे तो यहाँ 3 0 से 3 0 कैंसिल कर देते हैं। अब 2 0 से 2 0, चलो कोई बात नहीं है। अब यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बराबर X इंटू 10 बाई 46। अब ये चला जाएगा ऊपर 46 और 10 आ जाएगा नीचे, इज इक्वल टू क्या X। देयरफॉर X इज इक्वल टू आ गया 4.6, यानी वेट ऑफ इथेनॉल जो आया वो कितना आ गया 4.6 ग्राम। तो देखिए तो 4.6 ग्राम कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होता है। ठीक है, अब समझ में आया ना। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा 6 देखिएगा, 6 तो हो गया, 7 देखिएगा। 7 में बोल रहा है द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए से बी की ओर रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, इज गिवन एज, यानी ए से बी की ओर कोई रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, तो ए को बोलेंगे रिएक्टेंट और बी को बोलेंगे क्या, प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो यहां बोल रहा है कि हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, तो हाफ लाइफ यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, तो आप जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या होता है बुआ, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है T हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। इसका प्रूवमेंट भी होता है
लेकिन एमसीक्यू में आपको याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का वैल्यू कितना होता है 0.693/K, ठीक है ना। आप जानते हैं, देखिए ये जो हाफ लाइफ होता है फर्स्ट ऑर्डर का कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इट इज क्या, यानी हाफ लाइफ ऑफ टी हाफ ऑफ क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ क्या रिएक्टेंट, ठीक है। मतलब हाफ लाइफ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर का वो इंडिपेंडेंट होता है उसके रिएक्टेंट के क्या इनिशियल कंसंट्रेशन का, ठीक है। नोट करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो इसको लाइक करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो आने वाली वीडियो है वो आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। चलिएगा अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे, इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 हो गया है, तो क्वेश्चन 8 देखिएगा। क्वेश्चन 8 में बोल रहा है क्या, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ 1 मोलर सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस, यानी 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोलर सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। तो आप जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो इसको पाई से डिनोट किया जाता है। उसके लिए यहां पर कंसंट्रेशन दिया गया है 1 मोलर, टेम्परेचर दिया गया है क्या 27 डिग्री सेल्सियस। आप जानते हैं कि यहां पर टेम्परेचर लेना पड़ेगा केल्विन में, तो 27 प्लस 273 यानी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा 273 ऐड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा क्या 300 केल्विन, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CRT। हम लोगों को क्या निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो कंसंट्रेशन दिया गया है 1। R क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। इसका वैल्यू कितना होता है आपको याद होना चाहिए 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ओके। और यहाँ पर टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हटेगा तो यहाँ 40, जिसमें 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 8 24 बाई 100। अब हो जाएगा 24.61 एटमॉस्फेयर। देखिएगा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाता है करेक्ट, ठीक है। समझ में आया। आगे क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 9 में, 9 बोल रहा है क्या, रिएक्शन रेट्स कैन चेंज विथ, यानी रिएक्शन का जो रेट होगा चेंज करता है किससे। तो आप जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है 4 चीजों पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सेकेंड होता है टेम्परेचर, थर्ड होता है एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, और फोर्थ होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि रिएक्शन का रेट जो होता है चेंज होता है किस टेम्परेचर पर। अभी बताया टेम्परेचर पर तो डिपेंड करता ही है, मतलब टेम्परेचर पर इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन, एंड टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन भी वैसे वैसे बढ़ता है, ठीक है ना। और हर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर का रेट क्या, रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। द एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट यानी एडिशन ऑफ कैटलिस्ट पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ दीज, तो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इसका हो जाएगा क्या ऑल ऑफ क्या दीज, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा क्या करेक्ट, ठीक है ना, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा डी ऑल ऑफ दीज। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको इरेज करते हैं।
10 नंबर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेट लॉ इज थर्ड ओवरऑल रिएक्शन, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है क्या, रेट। एक चीज़ पहले हम सिखा देते हैं, उसके बाद ये अपने खुद आप निकाल लीजिएगा। देखिएगा कोई यहाँ पर रिएक्शन है हो रहा है, कोई रिएक्शन में रिएक्टेंट है ए, बी जो है मान लेते हैं एक और क्या है सी, ठीक है, और बना रहा है क्या प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर रेट लॉ इक्वेशन पहले लिखने आना चाहिए। रेट लॉ इक्वेशन क्या होता है, रेट लॉ इक्वेशन, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट आपका ए है, बी है और क्या है सी है, ठीक है ना। तो ए का कंसंट्रेशन है यानी एक्टिव मास का पावर कुछ भी हो सकता है, पी मान लेते हैं। फिर एक और रिएक्टेंट है बी, बी का कंसंट्रेशन मान लेते हैं, कंसंट्रेशन पर पावर कितना हो जाएगा क्यू, और सी के कंसंट्रेशन पर पावर कितना हो जाएगा आर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछेगा, ऑर्डर ऑफ क्या रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, रेट लॉ इक्वेशन में जितने भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होंगे उसका पावर का जो सम करेगा ना वही हो जाता है क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जो पावर होगा उसको खाली जोड़ दीजिए, आपका निकल जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन कौन है, तो कहाँ पर जोड़ने पर 3 आएगा, आप जोड़ करके देख लीजिए। तो ऑप्शन ए में जोड़ेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखिएगा ए का भी पावर 3 है, बी का भी पावर 3 ही है, तो ऐड करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, यानी 6th ऑर्डर का है। ऑप्शन सी में जो है ए का पावर 5 है, बी का पावर 2 है, तो 5 2 7 हो जाएगा, यानी 7th ऑर्डर का है। ऑप्शन डी में ए का पावर 1 है और बी का पावर 2 है, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, यानी जो ऑप्शन डी है वो थर्ड ऑर्डर का है, यानी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी में क्या था, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए का पावर 1, यानी कुछ नहीं तो 1 है ना, बी का पावर 2, तो ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो 1 + 2 = 3, यानी आपका ये जो रिएक्शन है वो थर्ड ऑर्डर का हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, नोट करिएगा, और याद रहे इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सो लिखते रहिएगा, समझते रहिएगा, गुनगुनाते रहिएगा और मस्ती में मस्त भी रहिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन 11 बोल रहा है हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, यानी हाफ लाइफ जो रिएक्शन का है वो इंडिपेंडेंट है। इससे पता चलता है क्या है, आपको पिछले ही बताए थे कि जो हाफ लाइफ होता है फर्स्ट ऑर्डर का वो इंडिपेंडेंट होता है उसके इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। मतलब यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट है, तो कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का है। ओके ठीक है, इतना समझ में आता है सर। अब आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन रीड करेंगे। आफ्टर 10 minutes वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस इज 10 liters एंड आफ्टर कंप्लीट द रिएक्शन 100 liters। मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया गया है। इनिशियल कंसंट्रेशन को R0 से लिखेंगे जो 100 लीटर है, ठीक है। और 10 मिनट के बाद जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बच रहा है वो 10 लीटर है, ठीक है। और यहाँ टाइम दिया गया है कितना है, 10 मिनट है। तो बोल रहा है इसका रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा। तो आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन 0 ऑर्डर के लिए भी और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी प्रूव कर लीजिएगा, क्योंकि ये लॉन्ग में भी आता है, ठीक है ना। तो देखिएगा हम लिखते हैं इसका फॉर्मूला प्रूव करने के बाद जो फॉर्मूला आता है K = 2.303/T log R0/R। ओके, अब यहाँ पर देख लेंगे K = 2.303/T का वैल्यू 10 है, इंटू लॉग R0 का वैल्यू कितना है, 100 है, और R का वैल्यू कितना है, 10 है। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, तो K = क्या हो जाएगा, 2.303/10 इंटू लॉग 10। K बराबर क्या हो जाएगा, 2.303
बाय 10, लॉग 10 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 से गुना करिएगा तो इतना ही आएगा। तो इतना ऑप्शन देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा 2.303 बाई 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 12, ओके। क्वेश्चन 12 बोल रहा है अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इज द वन विच हैज डॉट 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 ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर। जैसे कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम आपको 3 प्रकार के सॉल्यूशन बताए थे। एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन था, जब कोई दो सॉल्यूशन को एक SPM के द्वारा क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। अगर कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, मान के चलते हैं इधर एक सॉल्यूशन रखा गया है और इधर एक सॉल्यूशन रखेंगे, दो सॉल्यूशन है। मान लेते हैं इसका भी जो कंसंट्रेशन है, मान लिया जाए इसका कंसंट्रेशन कितना है 10 मोलर है, मान चलते हैं, और इसका भी कंसंट्रेशन कितना है, इसका भी कंसंट्रेशन 10 मोलर है। तो जब दो सेम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को, ये सॉल्यूशन नंबर 1 है, ये सॉल्यूशन नंबर क्या है 2 है, तो जब दो सेम यानी डिफरेंट सॉल्यूशन को जिसका कंसंट्रेशन क्या हो, सेम हो, अगर उसको SPM के द्वारा सेपरेट किया जाएगा, मतलब SPM के द्वारा अलग अलग किया जाएगा यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को, तो क्या होता है कि यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर जितना इसका होगा उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर इसका होगा, और इस दोनों सॉल्यूशन को कहा जाता है क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, राइट। एक सॉल्यूशन और होता है, यहाँ पर देखिएगा बीच में लगा हुआ है SPM यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, है ना। इधर एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 1, और इधर आएगा सॉल्यूशन नंबर 2। अब मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन क्या है, कम है, लोअर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन 2 जो है वो हायर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है। तो आप जानते हैं SPM का फंक्शन क्या था, अपने से होकर के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास करने देता है, सॉल्यूट को नहीं। तो क्या होगा, यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका कंसंट्रेशन कम है, तो यहाँ पर ऑस्मोसिस हो जाएगा, यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर से इधर मूव करने लगेगा, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर। इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो इसमें जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहता है, ज़्यादा होता है। जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होता है। तो जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ओके। और जिस कंसंट्रेशन का यानी जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होता है उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर अदर सॉल्यूशन से क्या हो जाएगा, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यही है, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा अदर सॉल्यूशन से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, नोट करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, यानी जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर करके ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजरमेंट किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है। ऑप्शन ए में है मैनोमीटर, बी में है बैरोमीटर, ऑप्शन सी है ऑस्मोमीटर,
एंड ऑप्शन डी है नैनोमीटर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है बच्चों, उसका नाम होता है ऑस्मोमीटर। तो ऑस्मोमीटर कौन सा ऑप्शन हो जाता है? सी फॉर करेक्ट, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी 14th नंबर क्वेश्चन है, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन प्योर सॉल्वेंट। कोई सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। इस सॉल्वेंट में, ये प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, इस सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड किया जाता है। सॉल्यूट को क्या किया, सॉल्यूट होना चाहिए क्या? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल वैसे सॉल्यूट को कहा जाता है जिसका वेपर नहीं बनता है। जिस कंपोनेंट का वेपर नहीं बनता है यानी भाप नहीं बनता है, उस कंपोनेंट को कहा जाता है नॉन वोलेटाइल। अब उस सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाएगा, ठीक है। देखिएगा, समझिएगा। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाएगा तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कुछ पार्टिकल इसके सरफेस पर भी आके ऑक्यूपाई होगा, ओके। सॉल्यूट आपका कैसा है? नॉन वोलेटाइल है, इधर भी रहेगा, 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 यानी सॉल्यूट हर जगह रहेगा, ठीक है ना। तो सरफेस पर भी रहेगा। अभी तक क्या हो रहा था कि इसके हर सरफेस एरिया से वेपर निकल रहा था, ठीक है। तो इसका वेपर होगा कुछ, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल, वहाँ से तो निकलेगा नहीं, यानी इस एरिया से निकलेगा, सिर्फ यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा वेपर, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से, यानी कुछ सरफेस एरिया कम हो रहा है कि नहीं, वेपर का हो रहा है। तो आप खुद सोचिए कि किसमें वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, किसमें कम होगा। इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि वेपर ज़्यादा बन रहा है। तो अब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा कि नहीं, यानी घटेगा कि नहीं। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। ये बन जाता है क्या? सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन का ऐसे भी जानते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है, तो जब प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो उस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन ए में है इंक्रीजेज, बी में है डिक्रीजेज, सी में है रिमेन सेम और डी में है नॉन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा बच्चों? बी नंबर हो जाएगा डिक्रीजेज, ओके। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है कि, एक सेकेंड इसको मिटा लूं, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, बोल रहा है मैथमेटिकली रॉल्स लॉ कैन एक्सप्रेस्ड एज। रॉल्स लॉ को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? तो आप जानते हैं रॉल्स लॉ जो होता है क्या होता है? पार्शियल वेपर प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन का, है ना। तो आप ये फॉर्मूला पढ़ोगे, पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट, ए बोलेंगे सॉल्वेंट को क्या बोला जाएगा? ए माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बाय प्योर वेपर प्रेशर ऑफ क्या? सॉल्वेंट इज इक्वल टू काई बी होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट? देखेंगे जो टर्म यहाँ है वही टर्म नीचे होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तो होगा नहीं, प्लस है। बी भी नहीं होगा क्योंकि बी में क्या है? पी एस माइनस पी बाई पी। हम क्या होते हैं अभी जो यहाँ होना चाहिए वो यहाँ पी एस है, यहाँ पर पी है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है पी माइनस पी एस बाई पी, यानी यहाँ जो है यहाँ भी वही है, यानी सेम हो जाएगा, मतलब ये वाला हो जाएगा करेक्ट। यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 बोल रहे हैं, इसको इरेज कर देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड इज 30 मिनट्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर क्या है रिएक्शन, और हाफ लाइफ कितना दिया गया है 30 मिनट्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, के नहीं निकालना है। तो आप जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या होता है, आपको हम पहले ही बता दिए हैं 0.693 बाई के। कन्फर्म है कि क्वेश्चन आएगा ही, देखने को मिलेगा। ये फॉर्मूला ही याद होना चाहिए आप लोगों को कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ कौन हो जाएगा, तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, राइट। अब यहाँ पर हाफ लाइफ पूछ रहा है, नहीं रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, तो यहाँ से के निकाल लेंगे। तो के बराबर है 0.693 बाई टी हाफ, तो 0.693 बाई 30 डिवाइड कर देंगे तो लगभग कितना हो जाएगा 0.0231। फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट क्या होता है, मिनट, टाइम इनवर्स होता है ना, तो यहाँ टाइम क्या था, मिनट था, तो मिनट इनवर्स हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा 0.0231, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अब देखिएगा 17th नंबर क्वेश्चन, 17th नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 17th है द रेट कांस्टेंट ऑफ अ सबस्टांस इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना मिनट इनवर्स। यानी रेट कांस्टेंट के का वैल्यू दिया गया है 4.62 इंटू 10 इनवर्स 2 मिनट इनवर्स, ठीक है ना। तो बोल रहा है कैलकुलेट द हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, तो पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा किस ऑर्डर का रेट कांस्टेंट दिया गया है। तो आपको पता होगा कि क्या रेट कांस्टेंट के यूनिट से भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। कैसे, मान लेते हैं कि कोई रेट कांस्टेंट का यूनिट है मोल का पावर x इंटू लीटर का पावर y इंटू सेकेंड इनवर्स। तो जो लीटर का पावर रहेगा, तो लीटर का पावर यहाँ कितना है y में अगर एक जोड़ देगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ लीटर नहीं है तो लीटर का पावर 0 होगा, तो 0 में एक जोड़ेगा तो 1, तो ये कौन सा ऑर्डर का हो जाएगा रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर का। मतलब कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा हाफ लाइफ निकालना है, तो हाफ लाइफ बताए हैं फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है 0.693 बाई के, तो 0.693 बाई के का वैल्यू कितना है 4.62 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है ना। अब ये हो जाए, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 693 बाई 462, ऊपर ये चल जाएगा ऊपर, तो 10 टू द पावर ऊपर भी 4 और 10 टू द पावर नीचे भी 4, ओके। तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा कितना 1 पॉइंट, देखिएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन जाता है 1.426 मिनट इनवर्स सेकेंड, निकालिएगा 4 तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, डिवाइड लगाइएगा तो अप्रॉक्स आएगा 1.5 के आसपास आएगा, 1.5 मिनट्स, लगभग इतना ही आएगा। तो यहाँ पर 1.5 मिनट नहीं है, सेकेंड में क्वेश्चन है, तो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1.5 इंटू 60 पॉइंट हटेगा 10, 90 सेकेंड नहीं है, देखिएगा कहीं करो 4.62 इंटू 10 टू द पावर -2, तो 0.693 बाई के, 0.693 तो 3 जीरो लगेगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पर देखें तो मिसप्रिंट है, 1 सेकेंड, अरे गलती तो सबसे होती है, आपको पता है जो गलती करता है उसी को तो इंसान कहते हैं।
जो गलती करता है उसे इंसान कहते हैं, जो गलती नहीं करता है उसे भगवान कहते हैं, जो गलती पर गलती करे उसे माने नहीं उसी को तो पाकिस्तान कहते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ 10 टू द पावर कितना आएगा बच्चों 3 आएगा। ठीक है ना, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। अब हुआ करेक्ट। 693/462 ऊपर था 10 टू द पावर 2 और नीचे वाला भी एक जाएगा ऊपर था 10 टू द पावर 2 और नीचे था वो 10 टू द पावर 3। ठीक है, तो 693/462 इंटू 10 टू द पावर 4/10 टू द पावर 3, तो 693 इंटू 10 बचेगा वहाँ पर 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 को कैंसिल हो जाएगा 0, 462 ऊपर आ जाएगा कितना 693/462 बराबर 15 मिनट आ जाएगा। क्या आ जाएगा 15 मिनट। नोट कर लीजिएगा, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, वो है द वैल्यू ऑफ फैक्टर फॉर 0.1 मोलर बैरियम नाइट्रेट, यानी यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है सी का वैल्यू दिया गया है 0.1 मोलर और आपका सॉल्यूट जो है बैरियम नाइट्रेट है। बैरियम क्या नाइट्रेट का होता है BaNO3, इसको अगर तोड़ेंगे डिसोसिएट होगा ये तो Ba2+ और 2NO3-, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ 0.1 मोलर बैरियम नाइट्रेट सोल्यूशन इज 2.74 एंड वैल्यू ऑफ फैक्टर को आई से लिखते हैं, इसका वैल्यू दिया गया है कितना 2.74। तो बोल रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है 91.3%, ऑप्शन बी है 87%, ऑप्शन सी है 100% एंड ऑप्शन डी है 74%। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सीखिएगा। पार्शियल डिसोसिएशन का केस हो रहा है क्योंकि यहाँ वैल्यू ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू दिया गया है, तो पार्शियल डिसोसिएशन केस में यहाँ पर n का वैल्यू निकलता है। ठीक है ना, तो जितना नंबर्स ऑफ आयंस रहेगा वो क्या कहलाएगा n का वैल्यू। यहाँ 1 मोल किसका है बैरियम नाइट्रेट बैरियम आयन है और 2 मोल क्या है नाइट्रेट आयन है, दोनों को ऐड करिएगा कितना हो जाएगा 3 मोल है कि नहीं, और यहाँ पर कितना मोल है 1 मोल। ठीक है, तो 3 मोल बाई 1 मोल कितना हो जाएगा 3 होगा, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी क्या अल्फा, तो क्या होता है फॉर्मूला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या होता है I-1/n-1। ठीक है, I का वैल्यू कितना है 2.74 -1 n का वैल्यू कितना है 3 -1 यानी 2.7 -1 करिए घटाइएगा तो 1.74 आएगा अपॉन क्या 2 आधा कर दिया तो 0.87 आ जाएगा, हालांकि परसेंट पर आएगा तो 87%। देखिएगा कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाता है करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, इसको इरेज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है क्या द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज इतना। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट किस चीज से लिखा जाता है डेल्टा टी एफ से लिखा जाता है, सॉरी कांस्टेंट है तो के एफ कितना दिया गया है 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर। इफ 5.0 ग्राम सोडियम सल्फेट यानी वेट ऑफ सोडियम सल्फेट कितना है 5.0 ग्राम इज डिजॉल्व इन 45.0 ग्राम H2O। वेट ऑफ H2O कितना है तो सॉल्वेंट हो जाएगा 45.0 ग्राम
द फ्रीजिंग पॉइंट इज चेंज बाई 3 पॉइंट एंड माइनस में है, घटेगा ही, माइनस ये बता रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, लेकिन माइनस लेंगे नहीं, है ना, क्योंकि निगेटिव साइन यहाँ ये बताता है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो कितना दिया, 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर आई निकालना है, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ और निकाल देते हैं, मोलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO4 यूज होगा, क्या हो जाता है, एक सोडियम का 23 होता है, 2 होगा, 2 गुने 23 प्लस सल्फर का 32 एटॉमिक मास, और 4 को ऑक्सीजन है, 4 गुने 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, 23 गुने 46 प्लस 32 और 16 चौके 64, कितना हो जाए 110 142 ग्राम पर मोल। अब आपको आना चाहिए वेंट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला पढ़े होंगे, डेल्टा TF कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़े होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सॉल्यूशन चैप्टर में। I इंटू KF इंटू क्या मोललिटी, हम लोग को निकालना I का वैल्यू, डेल्टा TF दिया गया है, KF भी दिया गया, मोललिटी नहीं दिया गया है, तो इसका वैल्यू कितना है 3.82 बराबर I निकालना है, गुना KF का वैल्यू 1.86, मोललिटी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट यानी Na2SO4 हो जाएगा बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी H2O हो जाएगा इंटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी Na2SO4 हो जाएगा। ओके, चलिए 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट है, 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट है, कैंसिल हो जाएगा, तो 382/186 इज इक्वल टू I इंटू वेट ऑफ H2SO4 कितना 5 बाई वेट ऑफ H2O कितना 45 इंटू 1000 बाई मोलर मास कितना आया 142, राइट। अब यहाँ से 5 9 जब 45, 2 से कटेगा 191 और 2 से कटेगा 93 और को कैंसिल होगा। चलिए इसको सबको लेके आते हैं इधर, तो I बराबर क्या हो जाएगा 191 इंटू 9 इंटू 142 अपॉन क्या 93। इसको कैलकुलेट करिएगा, तो कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्या आएगा 9×10। चलिए आगे, लास्ट क्वेश्चन कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वही आंसर आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 20 बोल रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड इथेनॉल, एक सॉल्यूशन है किसका, एसीटोन का और इथेनॉल का, ठीक है। तो बोल रहा है क्या बिहेव्स लाइक अ नियर आइडियल सॉल्यूशन, क्या ये दोनों का सॉल्यूशन आइडियल होगा। ओवेज रॉल्स लॉ, क्या ये रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। सोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, क्या ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। सोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, क्या ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो देखिएगा इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3CO यानी डाइमिथाइल कीटोन को कहा जाता है एसीटोन। जैसे एथेनॉल होगा तो इथेनॉल इस प्रकार से होता होगा, पोलराइड ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगला एल्कोहल का क्या हो जाएगा, ओ यहाँ लिख देते हैं, H यहाँ लिख देते हैं, C2H5, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत होता है, आप जानते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ होता है वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अब इसमें अगर हम एसीटोन को डालेंगे तो एसीटोन को डालेंगे, ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा। अगर CH3 को यहाँ पर डालिएगा, ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा। बॉन्ड को ब्रेक करिएगा तो यहाँ पर ये जब बॉन्ड टूटेगा तो थोड़ा सा बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पर जब बॉन्ड टूटेगा तो दूर भागेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और बॉन्ड टूटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। मतलब जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन हुआ कि नेगेटिव डेविएशन, बढ़ गया तो पॉजिटिव डेविएशन, घट गया तो नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। तो आप इसको नोट करिएगा, इस पर प्रैक्टिस करिएगा, और आपके लिए हम रेगुलर वीडियो को अपलोड करते रहेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।